So welcome back students, and just you know that the current topics that we are taking, this is the scope of the sociology and its relationship to other social science disciplines. सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है और इसका अदर सब्जेक्ट से, सोशल साइंस के अदर सब्जेक्ट से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पेज नंबर आप 16-17 में आएंगे। पेज नंबर 17 में जो फर्स्ट रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट से, उसमें इसको रिलेट किया गया है इकोनॉमिक्स से। पेज नंबर 17 में ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखेंगे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है। तो पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। उस सब्जेक्ट में सोशल साइंस के ही दूसरे विषयों का भी कुछ ना कुछ रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, संबंध होता है। और जितना ज़्यादा हम इन संबंधों को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको समझ सकेंगे, और एक सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में और उसके एक्सप्लेनेशन में दूसरा सब्जेक्ट किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, किस तरह से उसमें वो अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसको समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो सीधी सी बात है, जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी टाइप की इकॉनमी की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ उस सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री और जिस भी इकॉनमी की, जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हैं, सब हमारे माइंड में आ जाते हैं। आप ऐसे ही सोच लीजिए, मान लीजिए आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट या होटल, ढाबा खोलने जा रहे हैं कहीं पर। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे क्या होगा, आप मनी अर्निंग करेंगे और अपने लिए जो लाइफ की गुड्स हैं, लाइफ की जो कंफर्ट्स हैं, उन चीज़ों को परचेज़ करेंगे, ख़रीदेंगे। आपने होटल, ढाबा खोलने के लिए जो मन बनाया है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इमीडिएटली आप पैसा खर्च करके होटल, ढाबा खोल करके उसको स्टार्ट नहीं कर देते हैं। अगर ऐसा कोई करता है या फ्यूचर में जिन लोगों ने किया है, तो कई बार आपने देखा होगा कि बाद में उनको लॉस हो जाता है। उन्होंने बड़े मन से, बड़े परिश्रम से होटल, ढाबा अपना स्टार्ट किया, चलाया, और बाद में पता चला कि उससे तो इनकम ही नहीं हो रही, वहाँ कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, या जो चीज़ें वो सर्व कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं है। तब बाद में वो इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि अरे, हमने जिस उद्देश्य से और जिस सिचुएशन में, जिस प्लेस में ये होटल, ढाबा खोला है, वहाँ पर ये उचित नहीं है और ये नहीं चल पाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था उसमें, वो चाहे लाखों में रहा हो या बहुत बड़ा है तो आप करोड़ों को मान सकते हैं, बड़े होटल, रेस्टोरेंट, वो फिर क्या हो जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सोचने लायक बात है कि हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने बताया कि आप होटल, ढाबा खोलने जा रहे हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसके लिए देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया, एक जो सोशल नॉर्म है, एक सामाजिक जो कंडीशन है, वो ये आप देखेंगे कि जहाँ पर होटल, ढाबा खोलने जा रहे हैं, क्या वहाँ पर कस्टमर और वो लोग जो उस होटल, ढाबे में आकर के आपके द्वारा सर्व की जा रही जो भी प्रोडक्ट हैं, जो फूड मटेरियल है, उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे। ये एक मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन करना, उस जगह आसपास के लोगों से पूछना और ये जज करना कि जिस कैटेगरी का फूड मटेरियल आप वहाँ बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने होटल में नॉन वेज और वेज, शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों तरीके के फूड मटेरियल रख रहे हैं, तो देखिए क्या उस एरिया की, उस कम्युनिटी के लोग उन दोनों चीज़ों को खाने आते हैं या नहीं आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मांसाहारी की वजह से वहाँ शाकाहारी लोग नहीं आएंगे, वो अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ मांसाहारी इस होटल में मिलता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे इसमें खाने।
तो आपका बिजनेस, आपके जो कस्टमर हैं वो कटेंगे, आपका लॉस होगा। शाकाहार का जो ग्रुप है वो आपके यहाँ नहीं आएगा। ऐसे में फिर आपका केवल मांसाहारी जो भोजन है वो बिकेगा और शाकाहारी बेकार चला जाएगा, या फिर उसके कस्टमर नहीं आएंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो या तो फिर आप केवल मांसाहारी ही वहाँ बेचें, शाकाहार ना बेचें। और यदि ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी, एक वर्ग पूरा आपसे कट गया, उसकी इनकम ही नहीं हो पा रही, अब उस क्षेत्र में पता लगा कि आपको शाकाहार के लोग ज़्यादा हैं, शाकाहारी भोजन खाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, और आप साथ में मांसाहार परोस करके उन शाकाहारी लोगों को क्या कर रहे हैं, नाखुश कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं। वो आना बंद कर देंगे या नहीं आएंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो मांसाहार है उसके कस्टमर वैसे ही कम थे, उससे तो ज़्यादा इनकम हो नहीं रही थी और शाकाहार से ज़्यादा इनकम होनी थी, तो वो मांसाहार के विरोध के कारण आ नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, घाटे में चला जाएगा। तो इसका मतलब यदि उस क्षेत्र में शाकाहार पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो मांसाहार से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने उस होटल में मांसाहार ना रखें, शाकाहार रखें। या आप मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं, शाकाहारी कम हैं, तो आप मांसाहार सर्व करेंगे, तो उसमें लोग ज़्यादा आएंगे, आपका प्रॉफिट होगा। ये क्या है, ये एक सामाजिक पहलू है, ये क्या है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। होटल ढाबा खोलने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस चीज़ को नज़रअंदाज करेगा कि उस क्षेत्र में जहाँ पर होटल ढाबा खोलने जा रहा है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का भोजन वो पसंद करते हैं, उनकी रुचि के अनुसार, उनके स्वाद के अनुसार और उनके मांसाहार या शाकाहार की पसंद के अनुसार वो अपने यहाँ पर फूड मटेरियल नहीं परोसेंगे, तो कस्टमर नहीं आएंगे और इससे फिर आपका बिजनेस घाटे में चला जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ किस तरह से कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये जो सोशियोलॉजी है, जो सामाजिक विचारधारा है, लोगों के बीच में खान पान को लेकर के जो आचार विचार हैं, उसका कितना बड़ा रोल है। और इस रोल को अगर कोई होटल ढाबा मालिक नहीं समझ पा रहा है संचालन के दौरान में, तो फिर उसको बहुत बड़ा लॉस होने की चांसेस हैं। अब ऐसे ही और फैक्टर हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ के बीच में बहुत डीपर और ग्रेट रिलेशन है। आप इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, भारत के व्यापारी हैं, और आप अरब क्षेत्र में, अरबी देशों में, दुबई में और यूएई में, अरब में कहीं पर अपना कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, या वहाँ से आप आयात निर्यात में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फिर वही चीज़ देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना होगा कि ये जो अरबी समाज, वहाँ का जो मुस्लिम समाज है, वो संख्या में अधिक है, तादाद में ज़्यादा है, तो उनको क्या चीज़ें पसंद हैं और उस अरबी क्षेत्र में किन चीज़ों की कमी है, तो वो चीज़ें अगर आप उन देशों को सप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनकी वहाँ उचित कीमत आपको मिल जाएगी। और भारत में चूँकि वो उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि अगर खाद्यान्न हैं, सब्जियां हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें जो भारत में तो काफ़ी सस्ते रेट में और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएंगी आपको, लेकिन अरबी देशों में वो नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जब इन चीज़ों को आप लेकर जाएंगे, बेचेंगे, तो आपको अच्छा मुनाफा, अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक वैसे ही आप अगर अरबी देशों से कोई चीज़ खरीद करके लाते हैं, उसको भारत में बेचते हैं, और वही चीज़ वहाँ पर भी लागू होती है। यदि भारत में उन प्रोडक्ट की, उन चीज़ों की कमी है, तो उसका अच्छा रेट आपको मिलेगा। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही देखा था कि जो अरबी और इन खाड़ी देशों का खजूर है, उसकी भारत में बहुत डिमांड है, क्योंकि उस तरह का, उस अच्छे गुणों वाला, विटामिन्स वाला, पौष्टिकता वाला खजूर और उस क्वालिटी का खजूर भारत में नहीं होता है, तो वो यहाँ के लोग खरीदते हैं, खाते हैं, और उसकी अच्छी कीमत भारत में मिल जाती है। ऐसे ही आप पेट्रोलियम पदार्थों को ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है भारत पेट्रोलियम के उत्पादन में काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पर उतने ज़्यादा उसके क्षेत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पेट्रोलियम क्षेत्र में कारोबार करता है और अरबी देशों के साथ में पेट्रोलियम ख़रीदारी करता है, तो उसको भारत में फ़ायदा मिलेगा।
और यही व्यापार कहीं उल्टा हो जाए, भारत से पेट्रोलियम पदार्थ आप अगर अरबी देशों में ले जाएंगे, खाड़ी देशों में बेचेंगे, तो आपको घाटा होगा, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बहुत कम है। तो ये क्या है, ये सब सामाजिक ताने बाने, सामाजिक एक व्यवस्था है, और आपको डिमांड सप्लाई के रूल को समझना है। तो इसके लिए लोगों की एक्सेप्टेंस, लोगों के विश्वास क्या हैं, ज़रूरत क्या है, उसके आधार पर आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और उससे आप अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें देखिए साफ साफ आता भी है कि जितने भी आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, सेकंड पैराग्राफ, द सोशियोलॉजिकल अप्रोच लुक्स एट इकोनॉमिक बिहेवियर इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस एंड इंटरेस्ट। ये साफ साफ कहता है कि जो समाजशास्त्री अप्रोच है, उसके आधार पर इकोनॉमिक्स को जब चलाया जाता है या इकॉनमी का जब इवैल्यूएशन होता है, तो सभी तरीके के सामाजिक आचार विचार नियमों का ध्यान रखना होता है। नहीं तो वो एक्टिविटी और इकोनॉमिक्स में आप पिछड़ जाएंगे। और ऐसे ही जो सोसाइटी है, समाज है, ठीक है, या आप ये कहेंगे कि जो सोशियोलॉजी है, उस सब्जेक्ट की स्टडी में भी आप इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप सीधा से ये कह दीजिए कि सोशियोलॉजी की स्टडी में और सोशियोलॉजिकल जो टॉपिक्स हैं, एस्पेक्ट हैं, उनमें इकोनॉमिक के टॉपिक्स का और इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप सोशियोलॉजी से इकॉनमी को और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। सीधी सी बात है कि सामाजिक जीवन के साथ साथ व्यक्ति का जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक प्रगति है, वो भी आवश्यक है। और वही बात उसमें भी लागू होती है उल्टे इसके, कि आर्थिक जीवन में आर्थिक प्रगति के साथ साथ उसका सामाजिक विकास होना, सामाजिक प्रगति होना भी आवश्यक है। मान लीजिए आप पैसे में, धन दौलत में आपका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई हो जाए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, समाज में स्थान नहीं मिल रहा है, या आप सामाजिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, तो आपको इस बात का बहुत दुख होगा, और किसी भी कीमत पर आप समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा भी हासिल करना चाहेंगे। आप अपने परिवार का सामाजिक विकास भी चाहेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये जो समाजशास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे में घुले मिले हैं, और एक के बिना दूसरे की कल्पना और उसके विकास को तो कम से कम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने समझा, देखा कि किस तरीके से इकॉनमी और ये सोशियोलॉजी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं।